आखिर कैंसर हमारी बॉडी में बनता कैसे? देखिए, कैंसर की सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर कोई बाहर से नहीं आया है। हम्म, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टीबी है, ऐसा नहीं है। कैंसर बॉडी का हमारा अपना। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग स्मोक करते हैं पर वो लाइफ टाइम स्मोक करते हैं, उनको कोई ऐसी कैंसर जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। और कुछ लोग बहुत सादा से जीवन जी रहे हैं, कोई उनकी कोई भी ऐसी लाइफस्टाइल नहीं है जो खराब लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, कि कोई भी स्मोकिंग नहीं करते, अल्कोहल नहीं करते, बट उनको भी कैंसर हो जाता है। अगर 10 लोग स्मोक करते हैं, तो ऐसा नहीं सबको कैंसर होगा। कैंसर शायद 2 या 3 को होगा, सबको नहीं होगा। तो किन पेशेंट्स, किन बंदों का रिपेयर मैकेनिज्म स्ट्रांग है, वो कैंसर से बच पाएंगे। जिनका रिपेयर मैकेनिज्म वीक है या किसी कारणवश वो नहीं डेवलप हुआ या और रीजन है, जैसे डायबिटीज इटसेल्फ, शुगर हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, तो वो अगर मैकेनिज्म वीक है तो उनको कैंसर होगा। फैमिली में मान लो मदर को है, फादर को कैंसर था, वो ठीक हो गया, क्या ऐसा कभी भी हो सकता है कि बच्चों में कैंसर पास ऑन हो जाए? जो वुमेन है या फादर है, उसको लग रहा है कि मेरी फैमिली में कैंसर जैसी चीज़ है, और जो डॉक्टर है उसको भी लगा कि फैमिली हिस्ट्री में कुछ, फैमिली हिस्ट्री मतलब नॉर्मली हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स बोलते हैं कि मदर, सिस्टर, मैक्सिमम मासी, बुआ, ताता, ताया जी, मामा जी, इस टाइप तक। उससे ऊपर हम इसको बहुत स्ट्रॉन्ग अभी नहीं कंसिडर करते हैं। बट अगर मेरे को लग रहा है, जैसे डॉक्टर को लग रहा है, या जो पेशेंट है उनको लग रहा है, तो कि पेशेंट को अंदाजा हो जाए या क्लिक कर जाए कि मेरी बॉडी में कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है, अब मुझे ध्यान देने की जरूरत है। तो कोई लंप पहले नहीं था, सर्विक्स में ऐसा है कि जो बच्चेदानी में अब मीनोपॉज हो गया, ब्लीडिंग सडनली होगी, या कोई वाइट कलर डिस्चार्ज आ रहा है, या पेन आ रहा है, या फिर लंग कैंसर की बात है तो खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने इलाज भी करा लिया, मैंने दवाइयाँ भी ले ली, ठीक नहीं हो रही है। तो ये सारे अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं। क्या ऐसा भी होता है कि अगर किसी को कैंसर शुरुआत हो रही है किसी की बॉडी में, तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, फटीग बहुत ज्यादा होगा, इन्फेक्शंस का बार बार होना, क्या ये भी कैंसर की तरफ इशारा करता है? डेफिनेटली, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कैंसर जब डेवलप होता है तो वो कुछ साइटोकाइंस या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी में करता है, जिससे वेट लॉस, कैचेक्सिया मतलब भूख नहीं लगता है, वेट फॉल होने लगता है, जो अनएक्सप्लेन्ड होता है। और कुछ चीज़ें हमको बार बार डेवलप हो रही हैं, इन्फेक्शन हमारी ठीक नहीं हो रही है, मुंह में एक अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है, नीचे ब्लीडिंग है जो ठीक नहीं हो रही है, और जैसे ब्रेस्ट में डिस्चार्ज सडनली आने लगा, तो ये सब रीजंस होते हैं कि हाँ, डेफिनेटली कैंसर की तरफ ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर वो हो रही है। तो ये भी एक नोशन है कि लोगों को लगता है कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक, डेंजरस और बहुत ज्यादा एकदम मोटिवेशन डाउन करने वाली जो चीज होती है वो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट का डर इतना ज्यादा है ना, कि अगर मैं खुद को भी बोलूं, अगर ऐसी कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है, तो मैं भी अपनी तरफ ये बोलूँगा कि यार ये मेरे को कैंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी इतना डर पैदा किया हुआ है कि उसकी वजह से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में डिनाइल में चले जाते हैं। हाय, मैं हूं आपके साथ वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। तो आज एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है। हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। सो बेसिकली अगर आपको याद हो, हमने कुछ बहुत ऐसे एपिसोड्स किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, जिनमें हमने कैंसर में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कैंसर के बारे में, और बहुत ज़्यादा एक डिटेल डिस्कशन किया है, जहाँ पर हमने स्पेशली कैंसर के ट्रीटमेंट पर बात की थी। लेकिन आज का जो सेशन है ना, उसमें हम बात करने वाले हैं कि कैंसर आखिर शुरू कैसे होता है हमारी बॉडी में। क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर की शुरुआत होने लग जाती है बॉडी में? क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम 3rd और 4th स्टेज कैंसर तक पहुंच जाते हैं? तो बहुत सारा डिटेल डिस्कशन होने वाला है। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एपिसोड का एंड तक जरूर देखेगा। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। हमने लास्ट टाइम जो कैंसर ट्रीटमेंट पे सेशन किया था, उसी सेशन में डॉक्टर ने आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मनदीप सिंह की, चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट, आर्ट ऑफ हीलिंग कैंसर। डॉक्टर मनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी लाइफ में एक बार फिर से। थैंक यू। मैं आप सबको अपना नमस्कार, और यहाँ आने में मेरे को बहुत खुशी होती है।
और वर्षा जी के साथ जो इन्फॉर्मेशन है और जो क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहूँगा कि मेरी नॉलेज से अगर किसी को बेनिफिट होता है तो डेफिनेटली 100% डॉक्टर, एंड आप प्लेजर कि आप यहाँ पर आए, और लास्ट वाला जो एपिसोड था वो लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत सारे कमेंट्स भी उस सेशन में आए थे। सो हमने सोचा क्यों ना जितने भी हमारी ऑडियंस के सवाल हैं उनके जवाब आपसे ही उन तक जाने चाहिए। तो सबसे पहला तो डॉक्टर मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आज हम कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट पे हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, लेकिन इस बार हम थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर कैंसर हमारी बॉडी में बनता कैसे, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं जो हमें कैंसर की तरफ लेकर जा सकते हैं, पहले क्या स्टेप्स होते हैं? देखिए, कैंसर की सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर कोई बाहर से नहीं आया है। हम्म, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टीबी है, ऐसा नहीं है। कैंसर बॉडी का हमारा अपना सेल है जो डिरेंज हो गया है। डिरेंज इन अ सेंस के, अब मैं एक छोटा एग्जांपल कि जैसे मुंह में बक्कल, हमारी चीक में कैविट जो लाइनिंग है, अब वो लाइनिंग के सेल्स हैं। हम्म, तो वो जो सेल्स हैं, हम किसी कारणवश उस सेल का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो खराब हो गया। नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि चीक की लाइनिंग के सेल्स हैं, रहते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर कुछ सेल गिर जाते हैं, फिर नए सेल आते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कुछ सलाइवा सिक्रीट करेंगे, ये सब करेंगे। बट अगर मेरी कुछ चीज़ों से, जैसे मैंने टोबैको स्मोक करना शुरू किया, या मैंने अल्कोहल लेना शुरू किया, या मेरा जो टीथ है वो बार बार उस पर रगड़ रहा है, या मैं पान ले रहा हूँ, या मतलब उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से वो बार बार उसमें चोट लग रही है, या इरोड हो एब्रेशन रही है हो रहा लाइनिंग। है, या वहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो उसके डीएनए को चेंज कर रहे हैं। तो वो बार बार जब वो प्रोसेस होगा, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी इस रेजिस्टेंस को या कुछ एब्रेशन को ठीक नहीं करती। हमारे पास रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं जो चलते रहते हैं। बट जब हम कुछ ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हमारा जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो ओवरवेल्म हो गया या हार गया, और जो खराब वाला मैकेनिज्म है वो जीतने लगा, तो फिर वो सेल बढ़ने लग गए। जब वो सेल बढ़ने लगे तो इनिशियली हमारी बॉडी उसको भी रोकने की कोशिश करेगी। ओके। फिर एक टिपिकल एरिया आता है जिसमें हम बोलते हैं कि क्रिटिकल सेल वॉल्यूम बन गया, या एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको उसने ब्रीच किया, फिर वहाँ पे नीचे ब्लड वेसल्स हैं, उस वेसल तो वो गई, वहाँ से फिर वो सेल आगे जाने लगा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे कैंसर होता है। मुंह में कैंसर का एक बेसिक प्रोसेस यही है। यही मोटा मोटा कॉज डिफरेंट हो सकते हैं। अब जैसे सर्विक्स है तो उसमें वो प्रोसेस एचपीवी वायरस की वजह से हो सकता है, ओके। जो बच्चेदानी कम हुआ है। मुंह में वो प्रोसेस तंबाकू की वजह से हो सकता है। अभी एक पीछे एक स्टडी आई थी जिसमें हमने देखा था कि बच्चों में कोलोरेक्टल जो इंटेस्टाइन का कैंसर है बढ़ने लग गया है। बढ़ने लग गया। अब उसमें उसने उनको हाई प्रोसेस्ड फूड, लेस फाइबर इनटेक, जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं जिसमें फाइबर्स नहीं है, रफ वेज नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोसेस्ड शुगर्स हैं। सो वो उस तरह से वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो रीजंस या जो फैक्टर्स कैन बी डिफरेंट, बट मोटा मोटा द प्रोसेसेस आर द सेम। ब्लड कैंसर्स हैव डिफरेंट थिंग, बट जो सॉलिड ट्यूमर हम बोलते हैं वो इसी कि देयर इज अ कॉज, then there is a tissue proliferation, then this tissue proliferation becomes, जो टिश्यू बनने लगा वो अनकंट्रोल्ड हो गया। अब वो अनकंट्रोल्ड हो गया तो वो फिर कैंसर की शेप में। तो कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। अब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है तो वो आसपास के टिश्यूज, जो नॉर्मल टिश्यूज है उसमें घुसने लग जाएगा। यहाँ है तो स्किन में घुसेगा, बोन में चला जाएगा, या फिर वो स्प्रेड होने लगेगा जैसे ब्लड वेसल्स में, लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक्स में, फिर वो बाकी ऑर्गन्स में जाएगा। वहाँ पे जाके वो अपना सेल रुकेंगे, फिर वहाँ पे वो बढ़ने लग जाएंगे, तो बोन्स में, ब्रेन्स में, तो वहाँ पे फिर ऑर्गन खराब करेंगे। तो इस तरह से, और ओवरऑल वो एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं जिससे हमारी बॉडी की जो बाकी इम्यून प्रोसेसेस हैं उनको वो ओवरवेल्म या उनसे जीत जाते हैं। तो ऐसे करके एक प्रोसेस बनता है जिससे अल्टीमेटली वी सकम टू दिस डिजीज। सो डॉक्टर, अभी जैसे आपने बहुत सारे फैक्टर्स बताए कि हर एक तरीके के कैंसर के अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग स्मोक करते हैं पर वो लाइफ टाइम स्मोक करते हैं, उनको कोई ऐसी कैंसर जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। और कुछ लोग बहुत सादा से जीवन जी रहे हैं, कोई उनकी कोई भी ऐसी लाइफस्टाइल नहीं है जो
खराब लाइफस्टाइल को जिसको हम कहते हैं कि कोई भी स्मोकिंग नहीं करते, अल्कोहल नहीं करते, बट उनको भी कैंसर हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो हर इंसान पे अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और कहीं न कहीं उनका जो कारण है कैंसर बनने का वो भी अलग है? मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ इसकी। हुँ, ये देखा गया है कि जो वाइट स्किन पीपल है, अगर उनको सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा स्किन कैंसर। स्किन कैंसर ज़्यादा हुँ, होगा। जो ब्लैक स्किन पीपल हैं, जिनमें मेलानिन ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। हुँ, तो अगर आप सिमिलर सन एक्सपोजर पे रखोगे तो उनको स्किन कैंसर कम होता है। यस। फंडा क्या है कि सन एक्सपोजर हुआ, अल्ट्रावायलेट लाइट रेज आई, हुँ, उसने सेल के जो जो हमारा डीएनए है, न्यूक्लियस है, उसमें म्यूटेशंस करने लगा। तो हमारा एक रिपेयर मैकेनिज्म आया हुँ, जिसने उस म्यूटेशंस को ठीक किया। ये कांस्टेंट प्रोसेस है, चलता रहता है। ये फोन की रेडिएशन, यूवी लाइट, ऊपर अल्कोहल, सब जगह, हुँ, तो वो है ही है। अब क्योंकि वहाँ पे वाइट स्किन में रिपेयर मैकेनिज्म वीक है, अब एक सर्टन जिसे हम बोलते हैं एटेक्सिया टेलेंजेक्टिव, जिसमें बिल्कुल ही मेलानिन खत्म हो जाता है, हुँ, तो उसमें रिपेयर मैकेनिज्म और वीक हो जाता है। तो सिमिलरली जब रिपेयर मैकेनिज्म वीक है तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में ओवरवेलम हो जाता है, हमारी बॉडी के डिफेंसेस को हरा देता है हुँ, और कैंसर जैसा प्रोसेस बनता है। वही एनालॉजी हम इधर लेके आते हैं। अगर 10 लोग स्मोक करते हैं तो ऐसा नहीं सबको कैंसर होगा। हुँ, कैंसर शायद 2 या 3 को होगा, सबको नहीं होगा। तो किन पेशेंट्स, किन बंदों का रिपेयर मैकेनिज्म स्ट्रांग है, वो कैंसर से बच पाएंगे। जिनका रिपेयर मैकेनिज्म वीक है या हुँ, किसी कारणवश वो नहीं डेवलप हुआ या और रीजन, जैसे डायबिटीज इटसेल्फ, यस। शुगर हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, तो वो अगर मैकेनिज्म वीक है तो उनको कैंसर होगा। हुँ, अब एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम इस एनालॉजी को लें कि मुंह के कैंसर में, जैसे आपने बोला कि जो इसमें मैंने बोला 10 लोग लेंगे तो 2 या 3 को होगा। उसी तरफ अगर अब मैं 100 की तरफ चले जाऊँ जो नहीं लेते हैं, हुँ, उसमें भी 2-3 होंगे जिनको हो जाएगा। ऐसा गॉट नहीं है, बट उसमें मोस्ट प्रॉब्ली स्मोकिंग नहीं है इशू, उसमें कोई टीथ है, इल फिटिंग डेंचर है, उनकी जो बेसिक कंडीशंस हैं, जैसे वो पेम्फिगस होता है, वो सब जो कई बेसिक स्किन की कंडीशंस हैं, हुँ, हुँ, दे आर द कॉजेज फॉर डेवलपिंग अ ओके, कैंसर। और हुँ, कुछ चीज़ें हैं जिसे इडियोपैथिक बोलते हैं, जिसकी अभी भी हमको नहीं कारण मालूम पता कि ये क्यों हो रहा है। हुँ, बट हाँ, स्मोकिंग करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर इज हायर हुँ, वर्सेस नॉन स्मोकर्स। ऐसा नहीं है कि एवरी स्मोकर विल गेट अ कैंसर एंड एवरी नॉन स्मोकर विल नॉट गेट अ कैंसर। ओके। हुँ, आई थिंक कहीं न कहीं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जितना 100%। आपने अभी समझाया। डॉक्टर, कई बार ये भी बोला जाता है, अगर फैमिली में किसी को कैंसर है, तो जो आगे की जनरेशन है, उनमें कैंसर स्प्रेड होने का या पास ऑन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्चुअल में इज़ इट ट्रू कि अगर फैमिली में मान लो मदर को है, फादर को कैंसर था, वो ठीक हो गया, क्या ऐसा कभी भी हो सकता है कि बच्चों में कैंसर पास ऑन हो जाए? देखिए, यही सेम एनालॉजी है इसकी हुँ, भी। जब हम फैमिली या हेरिडिटरी कैंसर की बात हुँ, कर रहे हैं, तो हम अभी हमें सारी जीन्स नहीं पता है, बट ओके, हमें बेसिक एबरेशंस पता है कि ये स्पेसिफिक जेनेटिक एबरेशन है हुँ, फैमिली के अंदर, या सपोजिटली एक फादर है और एक मदर है। हुँ, अब मदर के अंदर देयर इज अ स्पेसिफिक जेनेटिक एबरेशन। वो एबरेशन क्या है? जैसे हम BRCA1 BRCA2 की बात करते हैं, BRCA1 BRCA2 का मतलब ही यही है कि जो ट्यूमर सप्रेसर मैकेनिज्म है वो वीक है। ओके, तो इसलिए मैं रेट क्या है, अगर BRCA1 जीन है हुँ, तो 70% चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का, 45-50% चांस है ओवेरियन कैंसर होने का। हुँ, हम 100% नहीं बोल रहे, यस, 70%। तो मतलब उनकी लाइफ में जो और फैक्टर्स हैं जो लाइफस्टाइल से आएंगे, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, मैरिज, स्ट्रेस, बट नो लैक्टेशन, वो सारे फैक्टर्स, जब वो सारे फैक्टर्स होंगे तो उनका रिपेयर मैकेनिज्म वीक है, तो उनकी टेंडेंसी फॉर डेवलपिंग अ कैंसर इज हायर। हुँ, अगर वो फैक्टर्स उनकी लाइफ में ना हो तो शायद 30% प्रोबेबिलिटी उनको कैंसर ना होने की भी है। ओके, तो जब जो जीन है जिसमें वो वीक रिपेयर मैकेनिज्म है, वो जो जीन है, जब वो अब शादी हुई, जो नेक्स्ट हुँ, बेबी हुआ, तो देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी की मदर की जीन जाएगी, देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी फादर की के फादर जीन, की जीन जाएगी। हुँ, तो अगर मदर की जीन जाएगी तो वो अगेन वो सिमिलर रिपेयर मैकेनिज्म होगा
जिसकी वजह से उनकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी कैंसर होने की। बट अगर फादर की चली गई तो टेंडेंसी कम हो गई या नॉर्मल है। सो यही प्रोसेस है हेरिडिटरी का। बेसिकली 80% अब मैं बोलूँ तो आर स्पोराडिक, दैट इज लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड और इडियोपैथिक विच वी डोंट नो। 10, 15, 20% of every cancers we have a hereditary mechanism which can be transferred from one family to the other, but it is not कि 100% times they will get cancer and 100% times the other person will get a cancer. Okay. It is a combination of lot of factors which lead to development of a cancer. Okay. सो डॉक्टर जितना ये 10% 15% चांसेस भी है, क्या ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो बच्चा प्लान करने से पहले जो कपल है वो करा सकते हैं, उनको पता चल जाए कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसमें कहीं कैंसर का रिस्क होने वाला है या नहीं होने वाला है? अगर आप आज की डेट में हम अपने गायनेकोलॉजी कोलीग्स को भी यही कहते हैं, ठीक है, कि अगर जब आप फैमिली हिस्ट्री लेते हो, अगर पेशेंट जो वुमन है या फादर है उसको लग रहा है कि मेरी फैमिली में कैंसर जैसी चीज़ है, और जो डॉक्टर है उसको भी लगा कि फैमिली हिस्ट्री में कुछ, फैमिली हिस्ट्री मतलब नॉर्मली हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स बोलते हैं कि मदर, सिस्टर, मैक्सिमम मासी, बुआ, ताता, ताया जी, मामा जी, इस टाइप तक। उससे ऊपर हम इसको बहुत स्ट्रॉन्ग अभी नहीं कंसिडर करते हैं। बट अगर मेरे को लग रहा है, जैसे डॉक्टर को लग रहा है या जो पेशेंट है उनको लग रहा है, तो फर्स्ट देयर इज अ जेनेटिक काउंसलर व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर। वो फिर प्रॉपर पेडिग्री चार्ट बनता है जिसमें वो असर्टन किया जाता है कि क्या ये जो फियर है वो फॉल्स तो नहीं है। हो सकता है मुझे लग रहा हो बट एक्चुअल ना हो। तो पेडिग्री चार्ट प्रॉपर होगा। उस पेडिग्री चार्ट के बाद फिर वो जेनेटिक टेस्ट किया जाता है। पेडिग्री चार्ट क्या होता है? पेडिग्री चार्ट है जिसमें हम पूरा फैमिली का चार्ट बनाएंगे। अच्छा। उसमें हम like देखेंगे फैमिली ट्री। Okay. उसमें हम डॉक्यूमेंट करेंगे जेनेटिक के एक्चुअल रिस्क है कितना। ठीक है। कि वो रिस्क मेरे को ऐसे ही फॉल्सली लग रहा हो बट एक्चुअली हो ना। ऐसे ओवर द काउंटर जाके हम जेनेटिक टेस्ट प्रिस्क्राइब नहीं करते। हम पहले उस चार्ट को, जेनेटिक काउंसलर आएंगे, जेनेटिक काउंसलर एक्चुअल रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम उसके ऊपर टेस्ट करने की परमिशन देते हैं। दूसरी चीज ये, टेस्ट से पहले एडिक्वेट काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट कराया और उसके बाद हमने अच्छा वो स्पेसिफिक जीन आ गई। अब एक बहुत ही मतलब इंडियन सोसाइटी या किसी भी, अब एक यंग लड़की है जो मैरिजेबल एज में है, उनके फैमिली में कैंसर है, दिस द क्वेश्चन व्हिच स्टिल वी नीड टू आंसर। अब अगर मैं उनका टेस्ट करा दूं और उसमें वो स्पेसिफिक जीन है, हमारी सोसाइटी अभी इस चीज को किस तरह से एक्सेप्ट करेगी? That's true. उनकी लाइफस्टाइल पे कितना, लाइफ स्पैन जो उनका लाइफ है उस पर कितना असर पड़ेगा, वो सारी चीजों का आंसर हमारे पास नहीं है। तो अगर हम ऐसे कुछ भी टेस्ट कर रहे हैं तो फैमिली का कंसेंट, पेशेंट शुड बी मोर देन 18 years. इफ दैट पर्सन इज लेस देन 18 years वी विल नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि उसका खुद का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शायद कराना चाहे, शायद ना कराना चाहे। और दूसरी चीज के फैमिली सपोर्ट कैसी है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बिफोर वी डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। सेकेंडली, हाँ, आप अगर हाई रिस्क फैमिली हिस्ट्री है, आप अगर बेबी जैसा प्लान कर रहे हो, आप कर सकते हो, बट ऑल दीज फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर एनी ऑफ दीज टेस्ट्स आर डन। सो मेजर क्या टेस्ट कराए जाते हैं अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, फैमिली की तरफ से कंसेंट है, तो क्या मेजर टेस्ट होते हैं? मोटा मोटा जर्म लाइन टेस्ट होता है। जर्म लाइन मतलब जो हमारी बेसिक म्यूटेशन है, जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, वो सलाइवा या ब्लड सैंपल से हो जाता है। उसमें टेस्ट का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पहले जब था कि जब आप यूएस भेजते थे तो ये टेस्ट महंगा होता था। अब देयर आर लॉट ऑफ इंडियन लैब्स हु आर डूइंग इट एंड इट हैज द कॉस्ट हैज कम डाउन सब्सटेंशियली एंड इट इज वेरी अफोर्डेबल। कितना एवरेज, अगर मोटा मोटा अगर आपको बताना हो, मेजर कितना प्राइस का होता है? 15-20 के 15 से 20 हजार का हो जाता क्या है? हो जाता है। ठीक है, तो एक ही बार होता है ना ये टेस्ट? एक ही बार। ठीक है, परफेक्ट। डॉक्टर, ये तो हमने बात की कि अगर फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की तो क्या मेजर ऐसे टेस्ट है जो करा सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स जो कपल है, दे वांट कि हमारा जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी रहे, जो हमारा बच्चा हो उनको कोई भी ऐसा रिस्क ना हो कैंसर का, जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनका रिस्क ना हो, तो क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो करा लें और बच्चा उनका हेल्दी रहे? देखिए, कैंसर एक अलग चीज है, ऑटोइम्यून पे अलग
कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट कैंसर वाला वही बात है कि हम वही बोलते हैं कि रिस्क है तो पहले कराएं। हाँ. और अगर मदर नेगेटिव आती है, फादर नेगेटिव आता है, तो बच्चा भी ठीक ही आएगा। एग्जैक्टली. अगर बच्चे में भी ऐसा कुछ या मदर में या फादर में है, तो देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी कि वो जाएगा। 100% उसमें भी नहीं होता। अगर वो जाता भी है तो उसमें भी 100% नहीं है कि वो कैंसर होगा ही होगा। ऐसा 100% डॉक्यूमेंटेड नहीं है। देखिए, कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है. बीमारी है। हम एक चीज़ को एट्रीब्यूट करके उसको नहीं बोल सकते। और अभी ऐसा हम इस तरह से नहीं कर रहे कि अगर किसी की जीन पॉजिटिव है तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं, आप प्रेगनेंसी मत करिए, ऐसा कुछ नहीं। ओके. परफेक्ट. सो डॉक्टर, जैसे अभी ना हमने बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी बात की थी कि आजकल ना पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है और लोगों की लाइफस्टाइल जिस हिसाब की हो गई है, कहीं ना कहीं कैंसर जैसी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है. अगर आप देखिए 5 से 10 साल पहले के केसेस देखें तो इतने कैंसर के केसेस नहीं होते थे. मे बी शायद रिसोर्सेज नहीं थे या इतना लोग रीच आउट भी नहीं करते थे पेशेंट्स, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है. लेकिन अगर आज की हम लाइफस्टाइल देखें तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तो पोल्यूशन अलग ही लेवल पर है. तो क्या ऐसे भी आपके पास पैटर्न्स देखने को मिले हैं कि सिटीज में ज्यादा कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं कंपैरेटिव टू द विलेजेस? पहले से कंपैरिजन और आज की डेट में कंपैरिजन, लाइफस्टाइल पोल्यूशन हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। पहले ये होता था कि हम शायद कैंसर पकड़ नहीं पाते थे, इसलिए शायद नंबर कम था। अभी दोनों चीजें हैं, हम पकड़ भी जल्दी रहे हैं और इंसिडेंस भी ड्रामेटिकली बढ़ रहा है। ओह गॉड. जब आप पोल्यूशन की बात करते हो ना, स्पेसिफिकली पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन भी है और फूड में भी है। एयर पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है कि जब ऑब्वियसली हम उसमें पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बेंजीन कितना, नाइट्रोजोमीन कितना, ये सब देख रहे हैं, तो उससे हम देखते हैं कि अच्छा जी, ये ना 20 सिगरेट वाला धुआं है, 5 सिगरेट वाला धुआं है। तो सिगरेट जब जाएगी तो 2 तरह से काम करती है वो। एक, जो उसके अंदर ये जो गंदे कंपाउंड हैं, बेंजीन हैं, अमीन्स हैं, वो हमारा फूड पाइप या विंड पाइप को उसमें इंजरी करेंगे। इंजरी करके वहाँ पे जो तंबाकू का मैकेनिज्म है उससे वो कैंसर कॉज करेंगे। दूसरा, जो कार्बन है उसके अंदर, वो जाके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर जो हमारी ब्रेस्ट में, यूट्रस में, वहाँ पे बाइंड कर जाता है। तो इससे ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस, यूट्राइन कैंसर इंसिडेंस, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो हम ये फर्टिलाइजर्स हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जैसे यूट्रस में, ब्रेस्ट में, ओवरी में, तो वहाँ जाके उनको बाइंड करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस कैंसर इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग। सो ओवरऑल जो पोल्यूशन का ये रीज़न है कि एक तो डायरेक्टली वो करता है, जो हम एयरवे कैंसर्स बोलते हैं, जिसमें थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, फूड पाइप कैंसर आ गया। और वो इनडायरेक्टली जब बॉडी के अंदर चला जाता है तो भी रिसेप्टर्स को जाके बाइंड करता है और वहाँ पे भी वो कैंसर करता है। तो इस तरह से जो हमारा जो पुराना एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट था कि साफ हवा, सात्विक खाना, वो रियल है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो कैंसर का जो रेट है वो कम होता है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। जो पॉल्यूशन की वजह से, अब पॉल्यूशन किसी भी और अब आप विलेज को भी देखो ना, ऐसा नहीं है कि विलेज में, अब मैं दिल्ली एनसीआर की जब अब पॉल्यूशन होगा तो हवा तो देखिए हरियाणा की भी खराब है और पंजाब की भी खराब है। दूसरा, अब आप विलेज को भी देख लो तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन तो विलेज में भी उतनी है जितनी हमारे यहाँ है। और खाना तो वो भी वही खा रहे हैं, इट इज फुल ऑफ। अब ऑर्गेनिक, दैट इज व्हाई इज गुड, बट ऑर्गेनिक बनाना, ऑर्गेनिक कल्टीवेट करना, उसमें अलग ही लेवल की मेहनत है और उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो यस, अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि विलेज वर्सेस सिटीज अभी, बट ये है कि ओवरऑल बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल इश्यूज द कैंसर इज इंक्रीजिंग। सिटीज, यस, देयर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज ऑफ वन सेट ऑफ कैंसर। जैसे अगर मैं सिटी की बात बोलूँ तो लंग कैंसर ये सब ज़्यादा हो जाएगा, बट अगर मैं विलेज में चले जाऊँ तो वहाँ पे अदर अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से शायद सर्विक्स कैंसर ज़्यादा दिख जाए। ओह गॉड. जो सिटीज में शायद कम मिलेगा आपको। तो ये मल्टीफैक्टोरियल हर जगह है। अब एक पर्टिकुलर कैंसर को ये सब कर सकते हो, बट ओवरऑल कैंसर रेट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, ओवरऑल ही बढ़ रहे हैं। सिटी में शायद डिटेक्शन रेट थोड़ा ज़्यादा है, विलेज में शायद डिटेक्शन रेट अभी थोड़ा कम है,
तो हम इस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल आज की डेट में मैं बात करूं तो दोनों जगह बराबर ही है। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर, जैसे अभी तो हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की, आपने बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बताए कि लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पोल्यूशन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्या ऐसा भी होता है कि जो रिस्क फैक्टर है उसकी वजह से अलग अलग सिम्टम्स कैंसर के दिखते हैं बॉडी में, या क्या मेजर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि पेशेंट को अंदाजा हो जाए या क्लिक कर जाए कि मेरी बॉडी में कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है, अब मुझे ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, अभी कैंसर जो है वो साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स थ्रो करता है। एज इन? ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है। ओरल कैंसर के डिफरेंट होंगे, सर्विक्स के डिफरेंट होंगे, पेट के डिफरेंट होंगे। ब्लड कैंसर एक डिफरेंट सिम्टम थ्रो करेगा, ब्रेन कैंसर एक डिफरेंट सिम्टम थ्रो करेगा। तो ऐसा वो साइट के हिसाब से सिम्टम है। अर्ली स्टेजेस पे डेफिनेटली आप, जैसे अगर आप बात कर रहे हो कि अगर कोई स्मोकर है या उसके साथ वो अल्कोहलिक भी है या टोबैको चूअर है, तो उसके मुंह में चेंजेस दिखने शुरू होंगे, जैसे खुलना कम हो जाएगा, या सर्टन वाइट कलर रेड कलर पैच है, या कोई अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है। तो दीज आर अर्ली सिम्टम्स। सिमिलरली ब्रेस्ट में एक लंप जो पहले नहीं था, एक कोई रसौली फाइब्रोएडेनोमा पहले भी था, वो नहीं हम क्या बोल रहे कैंसर, बट पहले वो लंप नहीं था। इसीलिए एवरी वुमन शुड बी डूइंग अ सेल्फ ब्रेस्ट एवरी मंथ। अगर वो अपने ब्रेस्ट को खुद ही चेक करे तो वो कॉन्शियस हो जाती है, तो वो कोई नया लंप बने तो वो पकड़ लेगी उसको। तो कोई लंप पहले नहीं था। सर्विक्स में ऐसा है कि जो बच्चेदानी में अब मीनोपॉज हो गया, ब्लीडिंग सडनली होगी, या कोई वाइट कलर डिस्चार्ज आ रहा है, या पेन आ रहा है, या फिर लंग कैंसर की बात है तो खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने इलाज भी करा लिया, मैंने दवाइयाँ भी ले ली, ठीक नहीं हो रही है। तो ये सारे अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ब्लड कैंसर में ऐसा है कि अनीमिया जैसा, मतलब अनीमिया है, हमने आयरन भी खिला लिया, हमने ये भी देख लिया, तब भी उसके ब्लड काउंट्स ठीक नहीं हो रहे, जनरल फटीग लग रहा है, ये सब लग रहा है। तो ये सब कुछ कुछ अर्ली साइंस हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि शायद कोई न्यूप्लास्टिक प्रोसेस हो। एक अच्छी बात यह है कि अब फ्यूचर में, मतलब इट्स जस्ट नियर फ्यूचर, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, कुछ टाइम में ही अब there are certain tests which have come from blood samples. We can identify that whether there is any process of cancerous which is about to happen or happening. क्या क्या टेस्ट है वो? अभी certain blood test हैं। एक तो इंडिया में अभी आया ही है, बट अभी हाँ वो एक्सपेरिमेंटल लेवल्स पे है। अभी हम उसको ऐसा नहीं बोल रहे कि हम पब्लिकली बोल रहे हैं, बट हाँ कोई हाई रिस्क इंडिविजुअल है, और कुछ टेस्ट हमें अभी भी, जैसे टेक्नोलॉजीज हैं जो बाहर डेवलप हो रही हैं, और इसमें I would say that lot of this part, जो जैसे हमने सुना होगा कि Russia is developing a vaccine. Yeah. So all these countries are now contributing a lot, जिसमें they are also contributing towards liquid biopsy, जिसमें हम blood samples से we'll be able to identify any cancerous cell, cancerous process. अभी अगर हम बाहर भेजें थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट हाँ अभी इंडिया में भी ऐसी ऐसी चीज़ें आने लग गई हैं। तो हम मास में अभी नहीं बोल रहे कि हम सबका टेस्ट कराएंगे, ऐसा नहीं है। Anybody who has a very strong family history, anybody who's an alcoholic, anybody who has a strong history of, अब देखिए I do understand कि हम फोटो भी लगाते हैं, हम सब कुछ करते हैं कि स्मोकिंग टोबैको से होता है, बट दिस इज एन एडिक्शन, और उसके एडिक्शन और छोड़ने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो नहीं छोड़ पाता है। बट अगर ऐसी कोई टेंडेंसी है, मुंह में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो दीज पीपल शुड कंसिडर गेटिंग दीज टेस्ट डन। दे आर स्टिल एक्सपेरिमेंटल, बट हाँ हम अब उनको एक डायरेक्शन डेफिनेटली दे पाएंगे कि यार आपके चीज थोड़ा रिस्की है, आप इसको डेफिनेटली अवॉइड करो। और आपके केसेस में आप अब ये नहीं बोल पा रहे कि हाँ आप कर लो, बट हाँ कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल और होते हैं। अभी इंडिया में भी इस पे काफी रिसर्च हो रही है और काफी चीजें डेवलप हो रही हैं, और ओवर टाइम टू कम मतलब ये अब दूर नहीं है। मैं हाँ पेट स्कैन जनरली रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि पेट स्कैन में अपनी एक रेडिएशन एक्सपोजर भी है। अगर मैं किसी को बोलूं कि आप हर 6 महीने में, नॉर्मल पेशेंट को बोलूं पेट स्कैन कराने लग जाओ, गलत है। हाँ, जब तक कुछ ना कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तब तक नहीं कराना है, तब तक नहीं करना चाहिए, अनटिल अनलेस हम सस्पेक्ट करें कि देयर इज अ ट्यूमर, देयर इज अ लंप, तो हम स्कैन कराएं। ऐसे एक ठीक ठाक बंदे को हम बोलें कि जस्ट बिकॉज ही इज अ स्मोकर ही स्टार्ट्स डूइंग अ पेट स्कैन, नो इट्स नॉट राइट।
सो डॉक्टर, अभी जितने भी आपने सिम्टम्स बताए हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उस पे लंप फील होता है, माउथ का कैंसर होता है तो उसके अलग सिम्टम्स होते हैं। सो डिपेंड करता है किस टाइप का कैंसर है, उस हिसाब से बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि अगर किसी को कैंसर शुरुआत हो रही है किसी की बॉडी में, तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, फटीग बहुत ज़्यादा होगा, इन्फेक्शंस का बार-बार होना, क्या ये भी कैंसर की तरफ इशारा करता है? डेफिनेटली अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कैंसर हुँ, जब डेवलप होता है तो वो कुछ साइटोकाइंस या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी में करता है, जिससे वेट लॉस, हुँ, कैचेक्सिया मतलब भूख नहीं लगता है, वेट फॉल होने लगता है जो अनएक्सप्लेन्ड होता है। ओके। और कुछ-कुछ चीज़ें हमको बार-बार डेवलप हो रही हैं, इन्फेक्शन हमारी ठीक नहीं हो रही है, मुँह में एक अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है, नीचे ब्लीडिंग है जो ठीक नहीं हो रही है, और जैसे ब्रेस्ट में डिस्चार्ज सडनली आने लगा, तो हुँ, ये सब रीज़न्स होते हैं कि हाँ, डेफ़िनेटली कैंसर की तरफ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो अगर रही वो है। हो रही है। हुँ, बट जो नॉर्मली अगर आप बात करते हो ना वेट लॉस की और भूख ना लगने की, वो नॉर्मली जब कैंसर एडवांस स्टेजेस पे होता है तब होता है। हुँ, शुरुआत में एकदम से वेट लॉस जनरली नहीं करता है। बट कई कैंसर भी ना टाइप के हैं, कई कैंसर अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूँ तो उसमें मेजॉरिटी स्लो ग्रोइंग कैंसर, बट उसके कुछ वैराइटीज हैं जो बड़े एग्रेसिव है। ओह! अगर वो एग्रेसिव वैरायटी है तो वो शुरू में ऐसा करेगा, हुँ। बट जो नॉन एग्रेसिव वैरायटी है वो शुरू में नहीं करेगा, बट एडवांस स्टेज पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली हुँ। करेगा। सो अभी डॉक्टर, जैसे आपने एडवांस स्टेज की बात करी, मोस्टली केसेज़ में क्या होता है ना, अगर आप देखोगे जितने भी पेशेंट्स या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है, उनका ना अर्ली स्टेज में कैंसर कैच नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता है। तो क्या ऐसा होता है कि कैंसर हमेशा अपने जो एग्रेसिव साइन्स होता है वो एडवांस स्टेज पर ही जाकर दिखाना शुरू करता है? मेजरली जो एग्रेसिव साइन है वो हुँ। एडवांस स्टेज पे दिखाता है, बट इसमें ना सिर्फ पेशेंट का प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, इसमें हुँ, ये भी एक मल्टीफैक्टोरियल है कि हम लोगों को अर्ली स्टेज में पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। हुँ, एक तो अवेयरनेस डेफिनेटली कम है, दूसरा हम भी दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स है वो भी अभी लिमिटेड है। ओके। अब अवेयरनेस की मैं बात करूं कि एक एवरी वुमन शुड वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता है, सबको पता है, बट हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए। सेकेंडली अगर लंप है भी तो they have to reach a specific person who is trained to examine breast, maybe ultrasound, maybe mammogram, or maybe MRI, and then they have to give a definitive report it is cancerous or non-cancerous. हुँ, ये भी एक फैक्टर है कि हमारे पास अब एक मुंह में अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है। अब जो उनका डेंटल सर्जन है उनका भी एक माइंडसेट या अवेयरनेस लेवल, या वो कितने अवेयर हैं या कितने वो अलार्म बेल्स उनके रिंग करते हैं, हुँ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे डाउट ज़्यादा लग रहा है आप बायोप्सी करा लो, वो कहते हैं, और दूसरे कहते हैं नहीं नहीं अभी मैं दवाई दे के देख लेता हूँ, तो ये एक फैक्टर है जिसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं है। तो एक पेशेंट का फैक्टर है, एक डॉक्टर का फैक्टर है। दूसरी चीज़ ये है कि एक डिनायल बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि कैंसर ट्रीटमेंट का डर इतना ज़्यादा है ना, कि अगर मैं खुद को भी बोलूँ, अगर ऐसी कोई सिम्पटम डेवलप हो रहा है, तो मैं भी अपनी तरफ ये बोलूँगा कि यार ये मेरे को कैंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता। क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो भी इतना डर पैदा किया हुआ है कि उसकी वजह से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में डिनायल में चले जाते हैं। हुँ, बाकी येस देयर इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज़, लिमिटेड ह्यूमन टेक्नोलॉजी व्हिच इज़ बीइंग डेवलप्ड। अभी आज की डेट में कुछ-कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और इसमें हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है। जैसे दे हैव नाउ स्टार्टेड डेवलपिंग जो थर्मल इमेजिंग है, जिस पे एआई वुड बी एबल टू रिपोर्ट। ओके। तो अभी वो सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है। हुँ, अल्ट्रासाउंड्स के ऊपर एआई आ रहा है, ब्लड सैंपल्स के ऊपर एआई डेवलप हो रहा है। तो ये स्टार्टअप इंडिया इस सब में काफ़ी ये काम हो रहा है। तो ओवर टाइम इस सब चीज़ों के ऊपर भी हुँ। हमारे को बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट्स मिलने लग जाएँगे, जिसमें हम कैंसर डिटेक्शन भी बहुत जल्दी करने लग जाएँगे। ओके। डॉक्टर, अभी जैसे आपने कहा कि पेशेंट्स के अंदर ये डर होता है कि कैंसर मुझे नहीं होगा, ट्रीटमेंट मैं नहीं करवाना चाहता। तो ये भी एक नोशन है कि लोगों को लगता है कि बीमारी से ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस और बहुत ज़्यादा एकदम मोटिवेशन डाउन करने वाली जो चीज़ होती है वो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो क्या ऐसा होता है एक्चुअल में? आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है? देखिए, इसमें मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि कैंसर ट्रीटमेंट इज़ अ बिट टॉक्सिक।
देखिए उसमें एक रीज़न है, कैंसर ट्रीटमेंट 2 टाइप के हैं। एक जिसमें हम सेल्स को ख़त्म करते हैं, एक जिसमें हम सेल्स को कंट्रोल करते हैं। जो साइटोटॉक्सिक है, जिसमें सेल्स को हम ख़त्म कर रहे हैं, उसमें सर्जरी आती है, कीमोथेरेपी आती है, रेडिएशन आती है। तो यस, जब वो हम सेल ख़त्म करेंगे, तो कुछ पार्ट नॉर्मल सेल्स भी हार्म होंगे। तो दैट इज़ वेयर द टॉक्सिसिटी लाइज़। बट ओवर टाइम अगर मैं सर्जरी की बात करूँ, तो अब प्रिसिजन बेटर हो रही है। अब एडवेंट ऑफ टेक टेक बहुत अच्छा है। अब जैसे रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स से आज की डेट में हम ब्रेस्ट में एक्चुअली हम अंदर जाके सिर्फ ट्यूमर वाला एरिया निकाल सकते हैं। हम ऊपर से अगर अर्ली स्टेज पे कैंसर है तो मुझे स्किन निपल भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रेस्ट जैसा है वैसे ही दिखेगा और हाथ में सूजन ये सब भी नहीं आएगा। तो रिजल्ट्स इस तरह से प्रिसिजन हो रही है। अगर मैं लिम्फ नोड्स या पीछे का कैंसर, इफ आई एम यूजिंग रोबोटिक टेक्नोलॉजी, अब ऑब्वियसली रोबोटिक टेक्नोलॉजी कम्स एट एन एक्सपेंस, बट उस टेक्नो अब उस पर भी काम हो रहा है, अब इंडियन कंपनीज भी आ रही हैं, तो ओवर द टाइम उस एक्सपेंस को भी हम कम कर पाएंगे। बट उससे मॉर्बिडिटी ऑफ सर्जरी काफ़ी कम हो गई है। पहले अगर मुझे पीछे का जॉ बोन के पीछे का ट्यूमर था तो मुझे जॉ काट के निकालना पड़ता था, अब रोबोट से मैं अंदर से जाके उसको निकाल सकता हूँ। तो इसलिए प्रिसीजन बेटर हुई है। कीमोथेरेपी भी अब, क्योंकि अब हमारा अप्रोच जो है वो होलिस्टिक हो गया है। होलिस्टिक का मतलब ये है कि जब हम कीमो दे रहे हैं तो हम कुछ कुछ चीज़ें साथ में, नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिससे हम बाल झड़ना, वो ब्लड काउंट कम होना, वो लैट्रिन ठीक नहीं होना, नेल्स खराब होना, ये सारी चीज़ें हम नेचुरल मेडिसिन से उसके साइड इफेक्ट्स को हम कम कर पा रहे हैं। और कीमोथेरेपी देने का तरीका भी अब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। अब हम बहुत हाई डोज कीमो एक साथ प्रेफर नहीं करते हैं, हम उसको लो डोज करते हैं ताकि लो डोज में इफेक्ट भी अच्छा आ जाए और साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाए। सिमिलरली जब आप रेडिएशन की तरफ आ रहे हो तो रेडिएशन में आजकल स्टीरियोटेक्टिक, गामा नाइफ, प्रोटॉन, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं जिससे प्रिसिजन बेटर है। अब हम कैंसर टिश्यू को हिट करें, नॉर्मल सेल को ना हिट करें। ये है साइटोटॉक्सिक। जब आप आते हो इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड मेडिसिन, इस सब पे, तो वो कैंसर सेल्स को एक टारगेट, जैसे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, जिसकी वजह से कैंसर सेल बढ़ रहा है, तो मैंने उसके अगेंस्ट एक टारगेट मेडिसिन दी जिससे वो कैंसर सेल रुक गया। उसके इतने इम्यूनोथेरेपी में मैंने अपने टी सेल को की ताकत बढ़ा ली ताकि वो कैंसर सेल को खत्म करे। तो ये इसके मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट किसी को रिएक्शन हो गया, किसी को छोट, तो वो है अभी भी। बट अब ये जो स्टेटमेंट है कि हाँ कैंसर ट्रीटमेंट ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा अभी नहीं है। ओवर द टाइम इसमें थोड़ा सा हम बेटर हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स के को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं और ओवर द टाइम ये और प्रिसाइज होती जाएंगी। अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हम अर्ली स्टेज पे पकड़ेंगे, अर्ली स्टेज पे हमारा ट्रीटमेंट भी डीएस्केलेट हो जाता है। डीएस्केलेट इन द सेंस, अगर मेरा मुंह का कैंसर अर्ली स्टेज पे है जिसमें स्किन, बोन या नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मुझे रेडिएशन कीमो की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर मेरे बच्चेदानी का कैंसर अर्ली स्टेज पे है तो मैं उसको रोबोटिक सर्जरी से निकाल दूं और मुझे रेडिएशन कीमो की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर भी 50% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है जो हार्मोन पॉजिटिव है, जो आजकल सर्टेन टेस्ट आए हैं जिससे हम बता सकते हैं ये हाई रिस्क है, लो रिस्क है। अगर लो रिस्क है उसको भी कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क हैं, जिनको कीमो की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। ये पेशेंट्स हैं जो हम बिना कीमोथेरेपी के भी ट्रीट कर सकते हैं, हम उनको सर्वाइवल डिसएडवांटेज नहीं कर रहे। अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, और जिस तरह से आपने बताया कि मेडिकल साइंस एडवांसमेंट कर रहा है अपने फील्ड में, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है पेशेंट्स के लिए भी, और कहीं ना कहीं उनके ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल रह रहा है। सो डॉक्टर, ये भी होता है, जैसे हमने कैंसर की बात की, तो आजकल भी इंडिया में, मतलब आज तक भी इंडिया में ऐसा नोशन है कि कैंसर हो गया मतलब लाइफ का दी एंड है, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, ना कोई सोल्यूशन है, और कहीं ना कहीं या तो अगर ठीक हो जाएगा तो दोबारा कैंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे नोशंस हैं। तो क्या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जिस वजह से कैंसर की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है? क्या लेट डायग्नोसिस इसमें कहीं ना कहीं एक रीजन है, या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है? देखिए, नाउ द स्टेटमेंट, वी आर इन अ सिचुएशन टू बैक ट्रैक दिस, कैंसर डायग्नोसिस मीन्स डेथ। कैंसर की जो मोर्टेलिटी है,
कि उससे हम सकम करेंगे कि नहीं, उसमें एक फैक्टर नहीं है। स्टेज यस, अर्ली स्टेज में रिजल्ट बेटर है, एडवांस स्टेज में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। बट हम क्या बोल रहे हैं, स्टेज 1 में हम 100% क्योर देंगे, नहीं, उसमें भी हम 80-90 है, और स्टेज 4 में हम 20-30% हम कंट्रोल बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ कि कैंसर की टाइप कैसा है, ग्रेड क्या है, कितना एग्रेसिव है, उसकी ट्यूमर बायोलॉजी कैसी है। वही ऑर्गन में कोई कैंसर बहुत एग्रेसिव है और कोई कैंसर लेस एग्रेसिव है। ब्रेस्ट कैंसर की भी 3 वैरायटीज हैं, एक एग्रेसिव है, एक HER2 है, एक ट्रिपल नेगेटिव है। दूसरी चीज कि बॉडी का अपना रेजिस्टेंस मैकेनिज्म कैसा है। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है, उसको डायबिटीज नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, तो शायद उसका रिस्क फैक्टर्स ऑफ कम है, तो कैंसर को सकम नहीं करेगा। लास्टली इट इज अगेन अ मेंटल गेम, जिसमें सपोर्ट, पेशेंट की खुद की विल पावर, उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एक कैंसर से लड़ाई में। आपकी बात जो आपने बोला रेजिस्टेंस, तो हाँ, कुछ, अब मैंने कीमो दिया तो हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स को तो बढ़िया रिस्पॉन्स आया, कुछ को नहीं आया। अब हम उन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये फैक्टर्स की वजह से इनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और ये फैक्टर्स की वजह से इनको रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अब हमने ये भी पाया है कि उन फैक्टर्स को तोड़ने के लिए मेरे को एक्चुअली अपनी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। वाओ। तो मेरे को, अगर एक पेशेंट है जिसको कीमो पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उनको मल्टीपल लाइंस दे चुके हैं, तो उनको रिस्पॉन्स लाने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं और कीमो चढ़ा दूंगा। मेरे पास ये ऑप्शन है कि उनकी कॉम्बिनेशन मुझे अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन या आयुर्वेदा की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जिससे मैं उसकी रेजिस्टेंस तोड़ूंगा और कीमो पे रिजल्ट आएगा। तो अब जो इंटीग्रेटिव अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, वही बेस्ट वे ऑफ, जिसमें हम कैंसर ट्रीटमेंट लेस टॉक्सिक बना पा रहे हैं, कैंसर ट्रीटमेंट का रिजल्ट बेटर बना पा रहे हैं। और ये मैंने नहीं बोला है या किसी ऐसे नहीं, कि ये डॉक्यूमेंटेड रिसर्चेस आई हैं। अच्छा। जैसे आपने जब हम एक सर्टन पाथवेज हैं जिसमें MDR MRP ये सारी चीज़ें हैं, कि मैंने कीमो दिया और रेजिस्टेंट पाथवे बहुत हाई है, तो उसको मैं तोड़ूंगा कैसे? उसको तोड़ने के लिए हमारे पास जो, जब रिजल्ट्स देखते हो, जब आप रिसर्च देखते हो, तो उसमें आता है कि कुरकुमिन, हल्दी जैसी चीज़ उसको तोड़ने में बहुत काम करती है। आइवरमेक्टिन जो हम कोविड में दवाई यूज़ करते हैं, उसको बहुत तोड़ने में काम करती है। इवन जो हम बात करते हैं बेरीज की, हमारे जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा है, वो सब बहुत अच्छा रोल है। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने डाइट की बात की ना, तो मुझे आपसे ये भी पूछना था, जैसे बहुत सारा ये भी नोशन है कि कैंसर ट्रीटमेंट में जो ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं या फिर जो डाइट है, वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है और कैंसर को ठीक करने में भी मदद करती है, तो ये बात कितनी सही है? बिल्कुल सही है। आप एक सिंपल सी चीज़ बोलो, जब हम पेट स्कैन कराते हैं, हम क्या कर रहे हैं पेट में? हमने ग्लूकोज को एक, उसके ऊपर एक डाई लेवल करी और पेशेंट को बोला कि उसको, पेशेंट के अंदर ग्लूकोज डाल दिया, और फिर हमने क्या किया, उसके साथ फिर CT स्कैन खींचे, तो ग्लूकोज कहाँ कॉन्सेंट्रेट हुआ, कि हम खुद बोल रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो कैंसर सेल्स में जाके जाएगा, फिर वहां से डाई एमिट करेगी, और साथ में हम CT खींचेंगे तो हम कैंसर का स्टेज डिटेक्ट करेंगे। तो यस, कैंसर सेल्स हैव मोर मेटाबॉलिज्म, they would feed on glucose. That is why whenever we are having a processed food, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, सो क्यों बच्चों में, छोटे बच्चों में फास्ट फूड की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ रहा है? बिकॉज उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। क्यों ओबेसिटी के कारण कैंसर बढ़ता है? क्योंकि वो जो फूड्स खाते हो उससे इंसुलिन एज सच, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बनाता है जो सेल प्रोलिफरेशन बनाता है। बट हाँ, सारे कैंसर्स ग्लूकोज पे नहीं चलते हैं। कुछ कैंसर्स हैं जो ग्लूकोज पे चलते हैं, कुछ कैंसर्स है जो प्रोटीन पे चलेगा, कुछ है जो फैट पे चलेगा। अभी वहाँ पे काम चल रहा है। आई वुड नॉट से कि आप सारे कैंसर्स को लो ग्लाइसेमिक डाइट, मतलब एक पेशेंट है, अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको लो ग्लाइसेमिक डाइट लेनी चाहिए। लो ग्लाइसेमिक मतलब कि अगर आप चॉकलेट या ऐसी चीज़ें ले रहे हो तो उसको आप अवॉइड करो। आप जैसे मोदी जी बोलते हैं मिलेट्स खाओ, यस, इट्स अ वेरी रियल फैक्ट कि आपको अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाना चाहिए। आपको मोर बाजरा, कॉर्न, रागी,
अगर आप पोहा, वो वॉश राइस आप कम खाओ, मैदा कम खाओ, तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो स्लो शुगर रिलीज करती हैं वो हमको कैंसर कंट्रोल में भी बेटर करती हैं, कैंसर रिकरेंस रेट भी बेटर करती हैं। अभी ओवर टाइम वी आर एबल टू नाउ आइडेंटिफाई, बट इसमें अभी देयर आर स्टिल दीज टेस्ट आर एक्सपेंसिव, बट हम मेटाबॉलिक सिग्नेचर, आज की डेट में हम मेटाबॉलिनोमिक्स की बात करते हैं। हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कैंसर है जिसमें आपको एक्चुअली लो ग्लाइसेमिक डाइट, और ये कैंसर है जिसमें जो प्रोटीन पे चल रहा है, तो इसको आपको वीगन की तरफ जाना चाहिए, आपको सात्विक की तरफ जाना चाहिए। इससे आप कैंसर में कंट्रोल और क्योर रेट्स बेटर बना पाते हो। बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब एक पेशेंट है जो कीमो पे है और वो वैसे ही खाना नहीं खा पा रहे हैं, वो वैसे ही कमज़ोर हो रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को फास्टिंग, लो ग्लाइसेमिक जैसी चीज़ सैक्रोसेंक्ट फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस चक्कर में आप ओवरऑल वीकनेस कर दो। हमारे इम्यून सिस्टम को भी ग्लूकोज चाहिए लड़ने के लिए, तो हमको इतना शुगर देना है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी हो रहे। तो मैंने बहुत बार ये पेशेंट्स देखे हैं जो इस चीज़ की वजह से कि हम, और ये गलत नहीं है बट ये अभी कंट्रोल्ड नहीं है, तो अंडर प्रॉपर सुपरविजन आप ये सब काम करिए। ये नहीं है कि पेशेंट, मैंने एक पेशेंट थे हमारे जो कैंसर ठीक होने लगे, अब उनका क्योंकि दे वर प्रैक्टिसिंग दिस लो ग्लाइसेमिक फास्टिंग, बट व्हाट वी स्टार्टेड टू रियलाइज कि उसकी वजह से ही वो इतने कमजोर हो गए और अल्टीमेटली उसकी वजह से कैंसर रिकरेंस हो गया। तो concept wise it is not wrong, concept wise it is very right, but yes we have to still do more research on it so that we can do it at a mass population। हमें ना इसको अप्लाई करना अभी नहीं आया कि कैसे अप्लाई करना है जिससे मैं पेशेंट का हार्म मत करूं बट उसका फायदा करूं। और सिमिलर बात है अल्टरनेटिव मेडिसिन की। अल्टरनेटिव मेडिसिन में देयर इज डॉक्यूमेंटेड रिसर्चेस जिसमें ये बोला गया है, अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ी रिसर्च आई थी कि जिसमें कोलोन कैंसर के लिए एक नई इम्यूनोथेरेपी निकली है जिसकी वजह से हम कोलोन कैंसर पे काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं, और एक वो स्पेसिफिक जीन के अगेंस्ट काम कर रही थी। उसी टाइम पे जब आप पढ़ते हो, जब आप रिसर्च करते हो उसके ऊपर, तो आपने ये पाया कि उससे 1 साल पहले वही रिसेप्टर पे हमारे यहाँ जो जिसको हम बर्बरिन कहते हैं, चाइना एक मॉलिकुलर ऑन्कोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग ने एक रिसर्च निकाली जिसमें उसने पब्लिश किया कि उसी रिसेप्टर पे बर्बिशाइन, जो वो अपने हिसाब में चाइनीज हर्ब बोलते हैं, हमारे इंडिया में उसको दारू हल्दी बोलते हैं, तो दैट आल्सो वर्क्स ऑन द सेम रिसेप्टर। बट यस, अभी हमको उसको डॉक्यूमेंट करना है कि उसमें उसको देना कैसे है, क्या मैं उसको कैप्सूल बनाऊं, क्या मैं उसकी क्या डोज होनी चाहिए। बट यस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्टरनेटिव मेडिसिन का रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कन्वेंशनल का अल्टरनेटिव नहीं है। आप कन्वेंशनल के साथ करिए, बट कन्वेंशनल के साथ भी उसके अंडर करिए जिसको पता होना चाहिए कि यूज कैसे करना है। Exactly. तो अगर कर रहे हैं तो बेनिफिट ज़्यादा अच्छा मिलता है। और मैंने एक चीज़ तो पर्सनली रियलाइज करी है कि जैसे हम विटामिन सी की बात करते हैं ना, कि अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे हाई डोज विटामिन सी है, अगर हम हाई डोज विटामिन सी को यूज़ करें जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेडिसिन है, अगर हम उसको कोविड में बहुत यूज़ किया था, तो अगर हम उसको कीमो के साथ यूज़ करें, कीमो के साइड इफेक्ट्स कम होंगे, ब्लड काउंट्स कम गिरेंगे, हम नेचुरल सप्लीमेंट से उनके ब्लड काउंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक कीमो के बाद जो मैंने अपने प्रैक्टिस में डेफिनेटली यूज़ किया है कि कीमो के बाद जब हम देखते हैं कि वो प्लेटलेट कम हो जाता है, ये सब को, तो उसमें गिलोय डेफिनेटली काम करता है। मैंने गिलोय यूज़ किया है और उसकी वजह से जो हमको इंजेक्शन देने पड़ते हैं सपोर्ट करने के लिए ब्लड काउंट्स, उनका रिजल्ट में डिफरेंस आया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ ऐसी चीज़ों में डेफिनेटली काम उसमें सब्सटेंस है, वी नीड टू डू मोर रिसर्च ऑन इट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने सेशन में हर एक सेगमेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है। और आई थिंक जिन लोगों को कैंसर है या उनको लग रहा है कि उनको कैंसर हो सकता है, उनकी फैमिली में किसी को कैंसर है, उनको बहुत ही वैलिड इन्फॉर्मेशन आज के सेशन से मिली है। आपने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू आशा। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।